नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे संविधान में कितने तरीकों से संशोधन किया जा सकता है। आपने सबने पढ़ाई है अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। ओके, और इसमें 3 विधियों द्वारा संविधान संशोधन किया जा सकता है। ओके, 3 विधियां इसकी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको जिस पर फोकस करना है कि संविधान संशोधन का प्रस्ताव जो है संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, किसी भी सदन में। ओके, ये महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है किसी भी सदन में। आगे बढ़ते हैं। देखिए, संविधान संशोधन की 3 प्रक्रिया है। एक तो है जी साधारण विधि, साधारण विधि है। ओके, दूसरी है विशेष बहुमत, जिसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। और जो तीसरी है, इसमें विशेष बहुमत भी चाहिए होता है और आधे भारत में जितने भी विधानमंडल हैं उसके जो आधे विधानमंडल हैं उनकी सहमति की आवश्यकता भी होती है। तो ये 3 विधियां हैं। ओके, स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ते हैं। जो पहली विधि है, पहली विधि में हमें राष्ट्रपति महोदय की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। ओके, पूर्व अनुमति मिल गई, उसके बाद किसी भी सदन में प्रस्ताव आएगा। ओके, और इसके अंतर्गत जो जो विषय यानी कि किन किन विषयों पर इस विधि से संशोधन किया जा सकता है वो है, जैसे नए राज्यों का निर्माण है, नए राज्यों का निर्माण, जैसे यूपी से उत्तराखंड बना, ऐसी स्थिति है। नए राज्यों का निर्माण, इनसे संबंधित अनुच्छेद हम पढ़ चुके हैं। ओके, या जो राज्य हैं, राज्यों के नामों में परिवर्तन करना है, क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन, जैसे उत्तरांचल से क्या नाम किया गया, उत्तराखंड किया गया। ओके, तो 2। तीसरा है अगर नागरिकता से संबंधित कोई प्रश्न है, नागरिकता से संबंधित, भाई नागरिकता के अगर नियम चेंज करने हैं भारत की नागरिकता के, तो भी इसी विधि द्वारा होगा। और अगर कोई एससी क्षेत्रों का प्रशासन है, एससी क्षेत्रों का प्रशासन से संबंधित कोई बात है, या जो एसटी क्षेत्र हैं या एसटी लोगों के जो प्रशासन है उनसे संबंधित अगर कोई विषय है उसमें संशोधन करना है, तो कौन सी विधि द्वारा? यस, विशेष बहुमत। पहले विशेष बहुमत देखते हैं क्या होता है। देखिए, विशेष बहुमत है किसी भी सदन में आया, ठीक है, तो उस सदन के जो सांसदों की संख्या, कुल जो सांसदों की संख्या है उसका बहुमत प्लस जिस दिन ये प्रस्ताव ला रहा है उस दिन जो भी सांसद उपस्थित हैं, और वो भी कौन से, मत देने वाले, ठीक है, जिन्हें मत देने का अधिकार है, ऐसे नहीं मनोनीत वाले नहीं, ठीक है, मनोनीत वाले नहीं, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3, 2/3, उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3, यानी कि जो टोटल हैं, उपस्थित है या नहीं है, उनका बहुमत प्लस जो उस दिन उपस्थित हैं उसका 2/3 से इनसे संबंधित जो प्रस्ताव है इस विधि द्वारा ये पास किए जाते हैं, इस विधि द्वारा किए जाते हैं। अब इसमें विषय कौन कौन से आते हैं? अब विषय आप ध्यान दीजिए, एक विषय तो ये आ गया, 10 विषय इसके हैं, इसके और इसके छोड़कर जो जनरली संविधान में संशोधन किया जाता है वो इस विधि द्वारा किया जाता है। ओके, अभी मैं इसके विषय बता दूंगा, इसमें कौन कौन से विषय आते हैं। इसमें किताब में देखिए लिखा है, तो मैं बता देता हूं, हो सकता है जोर देकर कहा गया है इसमें कि जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका और जो राज्यों की शक्तियां हैं उनसे संबंधित जो प्रस्ताव हैं, उनसे संबंधित जो संशोधन हैं इस विधि द्वारा बिल्कुल भी नहीं किए जाते। ठीक है, वो किसके द्वारा किए जाएंगे? इसके द्वारा। ठीक है,
इसके विषय और इसके विषय छोड़ दें तो जो बचे वो विशेष बहुमत विधि द्वारा संविधान में संशोधन किए जाएंगे। ओके, क्लियर? ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि विशेष रूप से कहा गया है, बुक में लिखा हुआ है। तो हो सकता है न्यायपालिका से आपसे संबंधित पूछ ले कि न्यायपालिका से संबंधित जो संशोधन है संविधान में किस विधि द्वारा होंगे? इस विधि द्वारा होंगे। इसको बिल्कुल क्रॉस करना है, ठीक है? ओके, ठीक है जी। अब तीसरी विधि है विशेष बहुमत भी है, और प्लस जितने भी राज्य हैं उनमें जो भी विधानमंडल हैं उनके आधे विधानमंडलों का बहुमत भी होना आवश्यक है, ठीक है? एक विधि ये है। अब इसमें 10 विषय आते हैं। 10 विषय में क्या है? जैसे राष्ट्रपति महोदय का निर्वाचन। देखिए सीधी सी बात है, जो बहुत ही साधारण है, जो आपने सुने भी हैं, तो वो साधारण विधि द्वारा। जो बहुत ही जटिल महत्वपूर्ण विषय है, भाई राष्ट्रपति से संबंधित है तो कौन सा इसी विधि द्वारा होगा, तो वो इस विधि द्वारा। तो अगर आप कॉमन सेंस भी लगाएंगे तब भी आपका आंसर होने की पूरी संभावना बनी रहेगी। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन हो या राष्ट्रपति के निर्वाचन की कार्य पद्धतियों प्रोसीजर हो कि कैसे चुनेंगे, कौन सी प्रोसीजर होनी चाहिए। ओके, आर्टिकल बताइए निर्वाचन वाला, डिस्कस किया हमने, फटाफट बताइए। यस, आर्टिकल 54। कार्य पद्धति बताइए, अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, रिप्लाई कीजिए। यस, वेरी गुड, आर्टिकल 55, बहुत बढ़िया। तीसरा, अगर संघ मतलब सेंटर, संघ की कार्यपालिका शक्ति बढ़ानी है तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का अगर विस्तार करना है तो वो भी इसी विधि द्वारा किया जाएगा। भाई बड़ी बात है, सेंटर की पावर बढ़ रही है। चौथा, स्टेट राज्यों की शक्ति का विस्तार करना है तो भी इसी विधि द्वारा किया जाएगा। ओके, संघीय न्यायपालिका मतलब सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कोई प्रस्ताव है तो इसी विधि द्वारा। छठा, हाई कोर्ट से संबंधित कोई प्रस्ताव है तो भी इसी विधि द्वारा। सातवां ही कर देते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा इजी बना लेते हैं। सातवें में क्या है? सातवीं अनुसूची बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया है पहले वीडियो में, एक बार देखना चाहे तो देख लें, एक बारी में समझ में आ जाएगा आपको। तो 7वीं अनुसूची में जो विषय हैं वो भी अगर उनमें संशोधन करना है तो वो भी इसी विधि द्वारा होगा। 8वां, केंद्र और राज्यों के जो संबंध है, भाई व्यक्तिगत संबंध तो नहीं है, आदमी तो चेंज होते रहते हैं, कैसे संबंध होते हैं? विधायी कानूनी संबंध होते हैं, ठीक है ना? तो जो विधायी संबंध है उसमें संशोधन करना है तो भी इसी प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा। राज्यों का प्रतिनिधित्व संसद में अगर करना है तो वो भी इसी विधि द्वारा किया जाएगा। राज्यों का प्रतिनिधित्व का मतलब है राज्यसभा में राज्यसभा सीटों की संख्या किसी राज्य में बढ़ानी है, किस राज्य में घटानी है, तो अगर ऐसा कुछ प्रोसीजर है तो वो भी इसी विधि द्वारा किया जाएगा। लास्ट हम क्या पढ़ रहे हैं? संविधान संशोधन, ठीक है? तो अगर संविधान संशोधन की प्रक्रिया में कोई चेंज करना है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया ही चेंज करनी है, जैसा हमने पहले पढ़ा है मौलिक अधिकारों में, जब हमने संशोधन पढ़ा था तो उसमें ऐसा हुआ था, किया गया था, तो वो भी किसके द्वारा? यस, इसी विधि द्वारा। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया में अगर कुछ से संबंधित कोई संशोधन करना है तो इसी विधि द्वारा किया जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये आपको विषय समझ में आया होगा। अगर आप इसको समझकर 2 बार देख लेंगे तो कंफर्म हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, याद करने में बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इससे संबंधित प्रश्न आपके पूरा ठीक होने की संभावना रहेगी। ओके, हाँ जी, अंत में मैं एक बात कहना चाहूँगा। देखिए, जो हमारे जीवन की अधिकांश समस्याएं हैं, चाहे हमारे जीवन की समस्या हो, चाहे हमारे स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हो, हम काफ़ी हद तक उसको नियंत्रित कर सकते हैं। किसके द्वारा? बताइए। यस, टंग के, जीभ के द्वारा। अगर हम अपने द्वारा ऐसे शब्दों को ना निकालें
कि हमारी ही समस्या जो बढ़ाएं, ठीक है ना, या खाने पीने पर कंट्रोल रखें, तो हम अपने स्वास्थ्य को भी ठीक रख सकते हैं और कुछ ऐसा दूसरों को ना बोलें जिसके कारण हमारी समस्याएं बढ़ें। ठीक, तो हम अपनी जीवन की बहुत सारी समस्याओं को नियंत्रित कर सकते हैं। किस पर कंट्रोल करना है? यस, बस इस पर। ओके, तो आपका जीवन बहुत ही, और जो आपकी ऊर्जा नेगेटिव चीज़ों में बर्बाद हो जाएगी, लड़ने झगड़ने में, फालतू की टेंशन में, उसको आप सही दिशा में लगा सकते हैं और अपना भविष्य तो उज्जवल बना ही सकते हैं, साथ साथ अपने से जुड़े लोगों का भविष्य भी उज्जवल बना सकते हैं, दूसरों को गाइड कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। तो ठीक है, समापन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट विषय के साथ। तो इसके साथ नमस्कार और जय हिंद, जय भारत।